हेलो अगेन एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स का जो पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी रहता है उसमें पूछा जाता है टॉपिक। सेकेंडली बीएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स एज वेल एज नीट स्टूडेंट्स सभी के लिए टॉपिक यूजफुल रहता है। इन दोनों क्लासेस दैट इज बीएससी एंड नीट स्टूडेंट्स के लिए रेस्पिरेशन का जो चैप्टर रहता है जनरली एनिमल फिजियोलॉजी जो रहती है उसके अंदर ये टॉपिक को पूछा जाता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, फिर भी उनको पूछा जाता है। तो तीनों ही क्लासेस दैट इज दी एमएससी बीएससी नीट सभी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दो साइंटिस्ट थे, हेल्डन एंड प्रीस्टली। 1905 की बात थी जब इन दोनों साइंटिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि आर्टेरियल ब्लड जो रहता है, तो आर्टेरियल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो भी परसेंटेज है वो ये डिटरमाइन करेगा कि किस रेट के ऊपर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो कि जनरली ब्रेन में पाया जाएगा, तो वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किस रेट के ऊपर नर्वस इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा जिससे कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल हो सके। तो सारा काम क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है कि आर्टेरियल ब्लड में CO2 O2 कितनी है, अगर मान लीजिए ज्यादा है कम है ये देखा जाएगा। फिर अगर ज्यादा कम है उस हिसाब से वो रेट कंट्रोल करने लगेगा किसका, रेस्पिरेटरी सेंटर का। रेस्पिरेटरी सेंटर इसी हिसाब से काम करेगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन आर्टेरियल ब्लड के अंदर है, उसके ही हिसाब से वो नर्वस इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा और इस तरह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल रहेगा। So what is the statement saying in the introduction? Heldon and Priestley 1905 pointed out that CO2 and O2 in the arterial blood determines the rate at which the respiratory center discharges the nervous impulses that controls the rate of respiration. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को अगर हमें समझना होता है तो उसमें एक छोटी सी ये टॉपिक रहता है कि दो तरह का कहना चाहिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रहता है। दो तरह से रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होना पॉसिबल रहता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरा होता है कंट्रोल मीडिएटेड वाया सेंसरी रिसेप्टर्स। दो तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता क्यों है, होता कैसे है, क्या रीजंस है, सारी चीजें। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इनहेल यानी अंदर ली, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक किया, CO2 को बाहर पहुंचाया, तो ये जो दोनों गैसेस रहती, दीज बोथ गैसेस इन ब्लड हैव टू बी मेंटेन्ड। इन दोनों गैसेस का ब्लड में एक पर्टिकुलरली लेवल होना चाहिए जिसको मेंटेन करना जरूरी है। ऑक्सीजन का लेवल अगर एक लिमिट से ज्यादा कम होने लगेगा तो उस इंसान को पहले चक्कर जैसा महसूस होगा, देन उसकी डेथ हो जाएगी। CO2 का लेवल की अगर मैं बात करूं तो CO2 अगर बहुत ज्यादा ब्लड में आ जाएगी तो भी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, तो भी इंसान की डेथ हो जाएगी। CO2 को बाहर जाना और ऑक्सीजन का अच्छे से अंदर होना बहुत जरूरी। उसी तरह से ऑक्सीजन भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड में आ जाएगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विमर्स अगर वाटर में स्विम कर रहे हैं तो अगर वो नॉर्मली एक बेंट नाम की डिजीज हो जाती है, आपने सुना होगा जब आपने 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें रहता है थोड़ा इसका पोर्शन कि ऑक्सीजन का भी एक लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है, वरना जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें बबल्स तैयार हो जाते हैं। तो क्वेश्चन अब ये उठ रहा है कि फिर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर मेंटेन किस तरह से किया जाए, इनका लेवल ब्लड में जितना होना चाहिए वो मेंटेन कैसे किया जाता है, तो वो किया जाता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू। सो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का यहां से कंसेप्ट हमारे पास आता है। एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। पहला वाला होता है नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म और दूसरा होता है केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब इसकी डिटेल समझते हैं। ये जो नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है कहीं ना कहीं यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रहता है उसी को हम कहते हैं। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ करा है, पहले आप उसको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहले मैकेनिज्म जो है वो दो तरह से हो सकता है। पहला होता है ऑटोमेटिक और दूसरा होता है वॉलेंट्री कंट्रोल। ऑटोमेटिक यानी कि खुद ब खुद होने वाला, वॉलेंट्री यानी जो कि हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब ऑटोमेटिक कंट्रोल को हम यहाँ पर लिख भी चुके हैं, ये नॉन वॉलेंट्री है, तो ये वाली चीज यहाँ क्लियर होती है। ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला जो पूरा मैकेनिज्म रहेगा, इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे कि ये कहाँ लोकेटेड होता है, सो लोकेटेड इन मेड्यूला और पॉन्स। ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं आपको पता होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वाला जो पोर्शन होता है। ये जो दोनों पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स, तो वेरोला पॉन्स वेरोला पूरा नाम होता है, अगर ये भी पता होना चाहिए। तो इन दोनों को जो पोजीशंस रहती है यहाँ लोकेटेड तो हो गया ये ऑटोमेटिक वाला जो सिस्टम है या ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला, ये 2 प्लेसेस हो गई। इन सेंटर्स के अंदर इन लोकेशंस के अंदर और भी सेंटर्स होते हैं। मेड्यूला के अंदर 2 सेंटर्स होते हैं। पहला होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसको DRG कहते हैं और दूसरा होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप
जिसको वीआरजी कहते हैं। तो ये जो दो ग्रुप्स हो गए, इसके नाम आप याद कर लोगे। दूसरा, पॉन्स के अंदर भी दो एरियाज होते हैं, पहला होता है एपन्यूस्टिक सेंटर और दूसरा होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। वॉलेंट्री कंट्रोल की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है वहां लोकेटेड होता है। यहां से मैं पोजीशंस आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसलिए छोटा सा फ्लोचार्ट मैंने पहले यहाँ ड्रॉ करा है, ताकि आगे जब मैं इनकी डिटेल्स आपको बताऊं तो आपको इजीली बातें क्लियर होने लगे। तो ये लोकेशन थी, लोकेशन के बाद ये अंदर वाले सेंटर्स थे, सेंटर्स के नाम पॉन्स के अंदर एपन्यूस्टिक, न्यूमोटेक्सिक, इधर डीआरजी, वीआरजी। इसके बाद और डिटेल्स की बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो पॉन्स के अंदर जो मैंने आपको दो सेंटर्स बताया, एपन्योस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटेक्सिक सेंटर। इसमें से जो एपन्योस्टिक सेंटर है वो कहाँ पाया जाता है, लोअर पॉन्स वाले एरिया में। वहीं जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो कहाँ पाया जाता है, अपर पॉन्स वाले एरिया में। फॉर एग्जाम्पल ये पॉन्स है, पॉन्स के ऊपर वाला हिस्सा अपर है, नीचे वाला हिस्सा लोअर है। यहाँ पर न्यूमोटेक्सिक आ जाएगा और लोअर हिस्से में एपन्योस्टिक आ जाएगा। तो आप ऊपर से याद रखोगे, ऊपर न्यूमोटेक्सिक, नीचे एपन्योस्टिक। फाइन, ये बात हो गई पॉन्स के बारे में। अब पॉन्स का ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा पॉन्स था। ये तो यहाँ पे आपने और डिटेल में बात कर ली कि कहाँ न्यूमोटेक्सिक है और कहाँ एपन्योस्टिक है। इस पॉन्स के भी नीचे अगर आप बात करोगे, यहाँ जो एरिया रहेगा, इसमें यहाँ समझने की कोशिश करिए, उसके वहां पर कौन सी चीज होती है, यानी पॉन्स के नीचे कौन सी चीज होती है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। इज प्रेजेंट लिखा है यहाँ पर मैंने। अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कौन थे, डीआरजी, वीआरजी थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉन्स के नीचे कौन सी चीजें पाई जाती है, डीआरजी, वीआरजी पाया जाता है। ये डीआरजी, वीआरजी की बात हो गई। और डिटेल की बात की जाए, अब ये जो डीआरजी होता है ये किसका बना होता है, सो डीआरजी इज मेड अप ऑफ आई न्यूरॉन्स, जिसको इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स कहते हैं। वहीं वीआरजी जिस न्यूरॉन से बने होते हैं वो रहते हैं आई एंड ई न्यूरॉन्स। तो डीआरजी के लिए याद रखना सिर्फ आई न्यूरॉन्स के बने हैं, वहीं वीआरजी किसके बने हैं, आई के भी और ई वाले न्यूरॉन्स के भी बने। अब बात आती है आई और ई क्या बना है, तो आई होती है इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स और आई एंड ई न्यूरॉन्स होते हैं इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स। बहुत ज्यादा चीजें इजी है यहाँ पर। बस हमें क्या करना है, पहले टर्मिनोलॉजीज पर फोकस करना है, फिर टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी तो हम उसका पूरा मैकेनिज्म भी देख लेंगे। अब आगे बात करते हैं। ये बातें हो गई यहाँ पर, यहाँ तक आते आते हमारी कंप्लीट किसकी होगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गई, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप कह सकते हो या जो भी आपको कहना है। दूसरे आते हैं केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसका भी पहले हम लोग छोटा सा फ्लोचार्ट समझेंगे ताकि जब डिटेल पढ़े तो बातें और इजी हो जाए। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीन चीजें जो रहती है, यहाँ पर ब्लड रिएक्शन, ब्लड पीएच एक्सचेंज लिखा हुआ है वैसे तो, ब्लड पीएच चेंज लिखा है। तो जब भी ब्लड में पीएच चेंज होने लगेगा उसको सही करने से रिलेटेड वो चीज होना चाहिए। अगर आपको पेंसिल से यहाँ विजिबल नहीं हो तो मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बता रही हूँ। दूसरी बात, वेसल्स, मेड्यूलास, कीमोसेंसिटिव पार्ट, कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी, ये तीनों चीज यहाँ होती है। ये क्या करती है, डिनोट पीएच चेंज इन ब्लड। अब केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म तीन तरह से हो सकता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू, सेंट्रल मेड्यूलरी कीमोरिसेप्टर्स, पल्मोनरी और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी। सेंट्रल मेड्यूलरी कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल या मेड्यूलरी आप जो भी पढ़ना चाहो, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मेड्यूला से आप बात याद रख लोगे, प्रेजेंट इन मेड्यूला। पल्मोनरी और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, इन ब्लड वेसल्स, और वो भी कहाँ की ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी और जो भी हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है वहां पर पाए जाते हैं। पल्मोनरी यानी लंग से रिलेटेड, और हार्ट की वेसल्स तो आपको पता है, सॉरी हार्ट की ब्लड वेसल्स आपको पता ही होगी, ये वाली बातें यहाँ पर आ जाती है। सो अब मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी आपके लिए डिटेल जरूरी थी, यानी कि आपको टर्मिनोलॉजीज, वीआरजी, डीआरजी, एपन्योस्टिक, न्यूमोटेक्सिक, फिर उसके बाद इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स, उसके बाद सेंट्रल मेड्यूलरी कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, पल्मोनरी, मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स, इनकी जो डिटेल्स थी उसकी छोटे मोटे आपको कहना चाहिए इंट्रोडक्टरी वे में बता दिया है, क्योंकि जब मैं आगे इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ईजियर रहेगा। अब वापस से हम लोग न्यूरल रेगुलेशन पे आ जाते हैं, यानी जहां पर आपने अभी डीआरजी, वीआरजी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोला, ये सारी चीजें जो देखी थी, यानी ये वाला जो फ्लो चार्ट देखा था, ये फ्लो चार्ट, इसी की डिटेल्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूरल रेगुलेशन की हेडिंग ली है मैंने इसको। न्यूरल रेगुलेशन की जगह पर आप यहाँ पर चाहो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, यहाँ पर दोनों को नाम आप दे सकते हो जो चाहो। तो न्यूरल रेगुलेशन में एक डायग्राम आपके सामने है, अब इस डायग्राम को ध्यान से पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर तो लिख सकते हैं, स्पेसिफिक एरियाज विद द सीएनएस आर इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग ईच पल्मोनरी वेंटिलेटरी इफेक्ट एज वेल एज रेगुलेटिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
CNS control has two functions separate elements. पहला होता है ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन एसोसिएटेड प्राइमरीली विथ स्ट्रक्चर्स इन ब्रेन स्टेम. सेकेंड वॉलेंट्री रेस्पिरेशन एसोसिएटेड विथ सुप्रा ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल कॉर्टेक्स. तो ज्यादा डिटेल लग रही है लेकिन पहले डायग्राम देख लेते हैं. अब डायग्राम देखिए ध्यान से. ये देखिए ऊपर मैंने पहले शुरू में बताया था पॉन्स ऊपर रहता है और नीचे मेड्यूला रहता है. तो पॉन्स को ही ऊपर ड्रॉ करा है. पॉन्स में भी ज्यादा ऊपर कौन होता है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है. तो देखिए येलो डॉट न्यूमोटेक्सिक, डैश डैश वाला एपनियोस्टिक सेंटर. न्यूमोटेक्सिक को माइनस से शो करते हैं, इसको प्लस से शो करते हैं. यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल है. इस वाले एरिया के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 एंड 4. उसके बाद ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है, आगे वाला पोर्शन इधर है. उसके बाद यहाँ पर VRG है, ये वाली ग्रीन, और इधर वाला ग्रीन DRG है. उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड पहुंच रही है. तो ये पूरा डायग्राम जो है ये मैंने राइट साइड का बनाया. दिस डायग्राम इज ऑफ राइट साइड. दीज 4 सेंटर्स आर एट लेफ्ट साइड ऑल्सो. ये 4 सेंटर्स लेफ्ट साइड पर भी होते हैं. सो 1 2 3 एंड 4. ये समझ में आया आपको? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये जो VRG होता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वाला सेंटर, सेंड सिग्नल टू 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. कहाँ सिग्नल भेजता है? यहाँ सेंड लिखा हुआ है, ठीक है. सो सेंड सिग्नल्स टू 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. 2 तरह की मसल्स को यहाँ पर सिग्नल सेंड करता है. पहली होती है क्रेनियल डिवीजन ऑफ VRG. एक सेकेंड यहाँ पर. तो VRG क्या कर रहा है? 2 तरह की मसल्स को सिग्नल सेंड करेगा. उसमें से भी VRG का जो क्रेनियल डिवीजन ऑफ VRG वाला पोर्शन होगा, ठीक है. VRG तो है ही, लेकिन VRG का कौन सा वाला पोर्शन? क्रेनियल डिवीजन वाला. सो क्रेनियल डिवीजन ऑफ VRG सेंड सिग्नल टू एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल. जो भी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल होती है वहां तक सिग्नल भेज देता है. दीज मसल्स आर एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स. और ये जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स है वो कौन सी मसल्स होती है? वो रहती है एंटीरियर, आगे वाली एब्डोमेन की मसल्स. ये बात क्लियर होती है. अब ये एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स कौन सी होती है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, जो कि आपने देखा होगा वो जिसको 6 पैक एब्स कहते हैं, वही चीज होती है ये रेक्टस एब्डोमिनिस. तो जस्ट आप इमेजिन कर सको तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिखा. अब हमने क्रेनियल डिवीजन ऑफ VRG की तो बात कर ली कि वो किसको सिग्नल भेजता है. अब दूसरा होता है, क्योंकि मैंने कहा था क्या कि VRG जो रहता है 2 तरह की मसल्स को सिग्नल सेंड करेगा. तो अब कहाँ हो रहा है? कॉर्डल डिवीजन जो है VRG का वो सिग्नल सेंड कर रहा है. और वो भी कहाँ कर रहा है? इंटरकोस्टल मसल्स को कर रहा है. तो ये इंटरकोस्टल मसल्स को करेगा. और आपको पता होगा इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे रहती है? जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं ना, वहां पर हमें सारी मसल्स पता होती है, जब पढ़ी होती है. और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. मैं बहुत जल्द फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करने वाली हूँ. तो फिजियोलॉजी में आपकी सारे डाउट्स वहां पर हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. तो अब ये तो बात हो गई VRG की. VRG का पूरा खेल यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब बात करते हैं DRG की. तो ये जो DRG है ये भी सिग्नल सेंड करता है. सो DRG सेंड सिग्नल टू कहां पर भेजता है? डायफ्राम में भेजता है. डायफ्राम कहाँ होता है? आपको ये भी पता होगा, लंग्स वाले एरिया के उधर जो रहता है वो डायफ्राम होता है. तो ये जो डायफ्राम है वहां पर भी किसको सिग्नल सेंड कर रहा है? सॉरी, डायफ्राम को तो कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू सिग्नल सेंड कर रहा है? थ्रू फ्रेनिक नर्व. एक नर्व होती है जिसका नाम होता है फ्रेनिक नर्व. तो DRG सिग्नल सेंड कर रहा है डायफ्राम को, लेकिन ये सिग्नल किसके थ्रू भेज रहा है? फ्रेनिक नर्व के थ्रू भेज रहा है. उसके बाद फ्रेनिक नर्व टेक सिग्नल फ्रॉम DRG टू डायफ्राम. उसी को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में भी यहां लिख दिया ताकि आपके नोट्स भी प्रॉपर बन जाए. अब आगे बात करते हैं. इतना पोर्शन आपके लिए क्लियर रहेगा. अब देखिए, सिग्नल्स टू DRG कम फ्रॉम 2 प्लेसेस. लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि फिर DRG तक सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं? तो DRG तक सिग्नल्स 2 तरह की प्लेसेस से आते हैं. पहली होती है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एंड बेरो रिसेप्टर्स, और दूसरे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ लंग्स. ये 2 जगहें होंगी. तो ये जो 2 जगह है वो क्या करती है? DRG तक सिग्नल भेजती है. DRG कहां पर सिग्नल भेजता है? डायफ्राम तक भेजता है. डायफ्राम तक कैसे भेजता है? फ्रेनिक नर्व्स के थ्रू भेजता है. इतनी बात क्लियर हो गई. अब इसमें जो DRG पर सिग्नल आ रहा है, सिग्नल टू DRG कह रहे हैं हम, कम फ्रॉम 2 प्लेसेस. सिग्नल्स टू DRG कम फ्रॉम 2 प्लेसेस. उसमें से पहली है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एंड बेरो रिसेप्टर्स. उसमें 9th and 10th cranial nerves bring signal from these receptors and take to DRG.
बहुत इजी है। अब क्या हो रहा है, इसमें भी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स से भी डीआरजी तक किसी को तो सिग्नल ले जाना पड़ेगा। वो कौन लेकर आएगा, 9th और 10th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है। 12 क्रेनियल नर्व रहती है हमारे अंदर, वो 12 क्रेनियल नर्व में से भी कौन सी वाली, 9th नंबर वाली और 10th नंबर वाली क्रेनियल नर्व जो होती है वो ब्रिंग करती है सिग्नल को फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स, यहाँ रिसेप्टर से, एंड टेक टू डीआरजी। तो अब थोड़ी सी पिक्चर आप क्लियर हुई। तो हो क्या रहा है, अगर शुरू से कहानी समझे तो यहां से देखिए, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और जो बेरो रिसेप्टर्स हैं वो 9th और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू सिग्नल भेजते हैं डीआरजी को। डीआरजी जो होता है फ्रेनिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजता है डायफ्राम को। ये हो गई छोटी सी कहानी। उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं डीआरजी के अंदर, ये तो सिग्नल भेज ही रहे हैं, साथ साथ में स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है लंग्स के, वो भी डीआरजी को सिग्नल भेजते हैं। अब वो कैसे भेजते हैं, सेंड सिग्नल टू डीआरजी थ्रू 10th क्रेनियल नर्व। सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व यूज करता है, लेकिन ये 10th नंबर की। यहां पर कौन सी थी, 9th भी थी और 10th भी थी। यहां पर सिर्फ 10th क्रेनियल नर्व का नाम आता है। 10th क्रेनियल नर्व का नाम होता है वेगस नर्व। वैसे आपको पूरे 12 पेयर ऑफ नर्व्स के नाम जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, 12 पूरे नाम रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए एक निमोनिक्स टाइप ऑफ चीज होती है, उससे वो लर्न हो जाते हैं। तो हम लोग उसको बाद में समझेंगे किसी वीडियो के अंदर, मैं उसको भी याद करवा दूंगी आप लोगों को। ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, इस तरह से पूरी लाइन रहती है, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। तो ये वाली बात तो यहाँ हो जाती है। अब यहाँ पर डीआरजी तक सिग्नल 2 जगहों से आते हैं, 2 जगहों के नाम ये है। कैसे भेजते हैं, ये 9th और 10th वाले से भेजते हैं, ये सिर्फ 10th वाले से भेजते हैं। डीआरजी डायफ्राम को भेजता है, फ्रेनिक नर्व से भेजता है। वीआरजी का काम क्या होता है, वीआरजी कंट्रोल करता है एक्सपीरेशन को भी और इंस्पिरेशन को भी। इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, अंदर एयर को ब्रीद इन करना, और एक्सपीरेशन यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर रिलीज करना। तो ये वाली बात होती है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की। और दूसरी बात, ये रीजन क्या है कि वीआरजी सिर्फ एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन दोनों चीज करता है और डीआरजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन करता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो वीआरजी होता है इसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, इसके पास एक्सपीरेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। वहीं डीआरजी की बात करते हैं तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो जिसके पास जैसे न्यूरॉन्स है वो वैसे काम कर पा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, नर्व्स बिलो मेड्यूला गोज टू स्पाइनल कॉर्ड। अब मेड्यूला के नीचे वाला जो एरिया, जैसे कि अगर आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम देखना जरूरी है यहाँ पर। अब देखिए, ये पूरा डायग्राम था आपका। इस डायग्राम में यहाँ देखिए नीचे की तरफ नर्व्स दिख रही होगी आपको, ये नर्व्स जा रही है। तो मेड्यूला के नीचे ये जो नर्व्स होती हैं, स्टेटमेंट देखिए आप, नर्व्स बिलो मेड्यूला गोज टू स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पहुंचती है वो, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है। देखिए ये डीआरजी वीआरजी अपना मेड्यूला हो गया यहाँ पर डायग्राम का। उसके बाद ये नर्व्स जो है वो कहाँ आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गई। नर्व्स बिलो मेड्यूला गोज टू स्पाइनल कॉर्ड। दिस पाथवे इज नोन एज रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे। इस पाथवे को क्या नाम दिया जाता है, रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे का नाम दिया जाता है। अब मोटर क्या होता है, मोटर का मतलब होता है सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। अगर ब्रेन से मसल्स तक, मसल्स को हम लोग ऐसे हाथ की मसल्स दिखाते हुए ड्रॉ कर देते हैं। अगर ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल जा रहे हैं तो वो मोटर सिग्नल्स होते हैं। वहीं सेंसरी सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि ब्रेन तक आते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट से अगर ब्रेन की तरफ जा रहे हैं सिग्नल, ब्रेन को पता चल रहा है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल किसी हॉट यूटेंसिल को हाथ लगा रहे हैं, तो वैसे तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन में जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्रेन तक भी जाएगा सिग्नल, ताकि वो समझ सके कि आखिर हुआ क्या, फिर उसको लर्न कर ले, नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करे। तो ब्रेन तक क्या हो रहा है, सिग्नल तो जा रहा है, तो लेकिन कैसे जा रहा है, हैंड्स के थ्रू। पहले अफेक्ट हुई कोई चीज, फिर ब्रेन तक सिग्नल आ रहा है, तो ऐसी चीज को सेंसरी कहते हैं। जब ब्रेन में चले जाए और ब्रेन से मसल्स में जाए तो उसको मोटर कहते हैं। अब मैकेनिज्म, अब अगर हम मैकेनिज्म की यहाँ पर बात करते हैं तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो सिग्नल सेंड करता है एपन्यूस्टिक सेंटर में। लेकिन यहाँ पर ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जब एपन्यूस्टिक सेंटर तक सिग्नल सेंड करेगा तो नेगेटिव सिग्नल सेंड करेगा। ये आपको याद रखना है कि जब टी से यानी न्यूमोटैक्सिक से एपन्यूस्टिक सेंटर तक सिग्नल जाता है तो कैसा सिग्नल जाता है, नेगेटिव सिग्नल जाता है। क्वेश्चन उठता है कि फिर ये नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जब न्यूमोटैक्सिक नेगेटिव सिग्नल देगा एपन्यूस्टिक सेंटर को, तो वो कहीं ना कहीं एपन्यूस्टिक को ऐसा कह रहा है, ये न्यूमोटैक्सिक जो है वो एपन्यूस्टिक को ऐसा कह रहा है कि तुम अपना वर्क जो कर रहे हो उसको कम करो, लेस करो। यानी कि वो कहीं ना कहीं एपन्यूस्टिक को काम करने से रोक रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है।
सो नेगेटिव सिग्नल का क्या मतलब है कि एपनॉस्टिक को क्या कहा जा रहा है, अपना काम कम करो, ठीक है, ये याद हो गई बात। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद क्या होता है, ये जो एपनॉस्टिक सेंटर है वो सिग्नल सेंड करता है दो जगहों पर, डीआरजी को भी और वीआरजी को भी। लेकिन ये जो एपनॉस्टिक सेंटर है वो डीआरजी और वीआरजी को देता है या कहना चाहिए पॉजिटिव सिग्नल। यानी कि एपनॉस्टिक इन दोनों को क्या कह रहा है कि तुम अपना काम अच्छे से करो और ज्यादा करो। और इनको किस काम को ज्यादा करने का कहा जा रहा है, इंस्पिरेशन करने को ज्यादा कहा जा रहा है। यानी कि जो अंदर सांस लेने की प्रोसेस है उसको ज्यादा से ज्यादा करो। तो हो क्या रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एपनॉस्टिक को कह रहा है तुम अपना काम कम करो, एपनॉस्टिक डीआरजी वीआरजी को कह रहा है ज्यादा से ज्यादा काम करो। अब हमारे पास आ जाता है केमिकल रेगुलेशन। यहाँ पर हमारा नर्वस रेगुलेशन कंप्लीट हो गया। पूरी डिटेल्स में कंप्लीट अभी फिर भी नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा वे हमने उसका फिर से देख लिया है। केमिकल रेगुलेशन को अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह से यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा दिखाई गई है और इसके अंदर ये जो रेड डॉट्स हैं वो एओर्टिक बॉडीज दिखाई गई है। फिर उसके बाद ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, इसके बाद राइट ब्रेचियोसेफेलिक, राइट सब क्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पिंक डॉट्स कैरोटिड बॉडी, यहाँ पिंक डॉट्स भी कैरोटिड बॉडी है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर ब्रेन स्टेम की तरफ जाता हुआ दिखाया गया है। इस तरफ देखेंगे तो ये भी इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हम ब्रेन स्टेम की तरफ जा रहे हैं। डायग्राम को लेकर इधर वाले एरिया से भी ब्रेन स्टेम की तरफ जाते हुए दिखाई गई है और ये इंटरनल कैरोटिड है और ये एक्सटर्नल कैरोटिड है। तो ये सारी तो लेबलिंग यहाँ पर हो गई और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेटेड दिखाया गया है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर भी कह सकते हैं हम इसको। तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम रहता है। अब इसकी वर्किंग को देखना रहेगा, पहले डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए जरूरी है, तो पहले आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर अब पाथवे हम समझ रहे हैं आर्च ऑफ एओर्टा, यानी कि अगर आप इसका डायग्राम फिर से देखें तो ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है ये किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो उसका डायग्राम हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट से समझने के लिए बनाया है। सो आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो कैसे जा रही है, यहाँ पर तीन भाग में जाती हुई दिख रही है। राइट ब्रेचियोसेफेलिक जो कि ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन। उसके बाद राइट ब्रेचियोसेफेलिक की बात की जाए तो राइट सब क्लेवियन आर्टरी के अंदर जा रही है। उसके बाद ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में आ रही है। यहाँ से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड में और ये लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड में जा रही है। तो लेफ्ट वाली सिर्फ लेफ्ट में जाएगी, राइट वाली सिर्फ राइट में जाएगी। उसके बाद राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो चीजों में जाती हुई दिख रही है, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद कैरोटिड बॉडीज जो आपने देखी थी पिंक डॉट से, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा था यहाँ पर ये दो प्लेसेस में, तो ये जो कैरोटिड बॉडीज होती है आर प्रेजेंट एट दी बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अगर आप देखोगे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहां उसका बाइफर्केशन हो रहा है, यहां से तो वो सिंगल चलती हुई आ रही थी, राइट वाली भी और लेफ्ट वाली भी कॉमन कैरोटिड है, तो ये सीधी सीधी चलती हुई आ रही थी। लेकिन जहां ये दो में डिवाइड हो रही है, बाइफर्केशन हो रहा है जहां पर, उस जगह पर कैरोटिड बॉडीज पाई जाती है। तो कैरोटिड बॉडीज की लोकेशन जो होगी वो हमने यहां से देख ली। दूसरी बात होती है कि जो एओर्टिक बॉडीज होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो आर्च ऑफ एओर्टा में पाई जाती है। जैसे कि हमने यहाँ देखी है आर्च ऑफ एओर्टा में ये रेड डॉट्स यहाँ पर पाई जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, नर्व्स फ्रॉम एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज। जो भी नर्व्स एओर्टिक और जो कैरोटिड बॉडी वहां से जा रही है वो कहाँ जाती है, गोज टू ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की तरफ हमने जाती हुई दिखाई थी। अगर हम फिर से यहाँ पर डायग्राम देखें तो ब्रेन स्टेम का डायग्राम की तरफ हम यहाँ पर ये इस तरह से जाता हुआ दिखा रहे हैं, ये ब्रेन स्टेम यहाँ पर है, तो इसी चीज की लेबलिंग है। सो नर्व्स फ्रॉम एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी गोज टू ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम तक जाती है, दोनों बॉडीज की तरफ से बताया गया है, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज। सो ये रेड बॉडी के वहां से एक हमने एरो निकाला है, पिंक बॉडीज की उधर से एरो निकाला है, पिंक बॉडीज कैरोटिड बॉडी है और ये एओर्टिक बॉडीज है। अब जो नर्व्स कैरोटिड बॉडी से ब्रेन स्टेम तक जाती है उनको कहते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, या फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व तो हो गया, उसका दूसरा नाम होता है नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ये तो आप उसको याद रख सकते हो। तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हो गया। दूसरा नर्व फ्रॉम एओर्टिक बॉडी टू ब्रेन स्टेम इज वेगस नर्व, जिसको आप क्रेनियल नर्व कहते हो, वो भी कौन से नंबर की, 10th क्रेनियल नर्व कहते हो। तो क्या याद रखना है, एओर्टिक बॉडी से, ये देखिए
एओर्टिक बॉडी से, ये एओर्टिक बॉडी सी, एओर्टिक बॉडी से ब्रेन स्टेम तक ये वाली जो नर्व एरो के फॉर्म में मैंने लिखा है, ये वो कौन सी है, वेगस नर्व है। और यहाँ पिंक की तरफ से ये जो ब्लू एरोज जा रहे हैं वो कौन सी नर्व है, वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। तो पिंक से ब्रेन स्टेम तक जाने के लिए कौन सी नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। रेड बॉडी से ब्रेन स्टेम तक जाने तक कौन सी नर्व, तो वेगस नर्व। उसके बाद इफ इन ब्रेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज और डिक्रीज देन इट विल बी डिटेक्टेड बाय कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी एंड सिग्नल इज सेंट टू ब्रेन स्टेम विल सेंड सिग्नल टू मसल्स। ये कहा जा रहा है कि अगर ब्रेन के अंदर, अगर सिर्फ ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन या फिर CO2 का जो लेवल है जितना रहना चाहिए उससे ज्यादा या कम हो जाएगा, तो सबसे पहले ये चीज कोई अगर डिटेक्ट करेगा या फिर पहचान लेगा तो वो कौन रहेगी, वो रहेगी कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी। जैसे ही ये दोनों बॉडीज ये पहचान लेगी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम या ज्यादा हो गया है ब्रेन के अंदर, तो वो सिग्नल सेंड करेगी ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम को जब वो सिग्नल सेंड करेगी तो ब्रेन स्टेम किसको सिग्नल सेंड करेगी, मसल्स को सिग्नल सेंड करेगी, जैसे कि मसल अकॉर्डिंगली वर्क करने लगे। अब अगर आगे की डिटेल्स की बात करें तो अगर आपने फ्लो चार्ट को ध्यान से देखा था, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल मेडुलरी कीमोरिसेप्टर्स, पल्मोनरी और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स, ये 3 चीजें इन्वॉल्व थी। उसी चीज को आप यहाँ डिटेल में समझ। तो सबसे पहले यहाँ पर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, मेडुलरी सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, पल्मोनरी मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेटेड और स्टिमुलेटेड व्हेन इंक्रीज्ड आर्टेरियल या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको PCO2 कहते हैं, इज सीन, या फिर डिक्रीज्ड P ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड इज सीन। ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है ये कब एक्टिवेट होते हैं, कब इन्हें पता चलता है, ये काम करने कब लगेंगे, जब इन्हें ये पता चल जाए कि जो आर्टेरियल ब्लड है या फिर जो आर्टरीज वाला पोर्शन होगा उसके अंदर क्या चीज इंक्रीज हो गई, क्या चीज बढ़ गई है, जो PCO2 है यानी पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर वो बढ़ गया है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर PCO2 नहीं बढ़ रहा है तो दूसरा क्या रीजन हो सकता है, अगर डिक्रीज्ड PO2 हो गई है, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होना चाहिए अगर वो कम हो जाएगा आर्टेरियल ब्लड में तो भी ये एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा होता है मेड्यूलरी या फिर सेंट्रल। मेड्यूलरी सेंट्रल में क्या होता है, ये कब एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेटेड व्हेन हाइड्रोजन आयन इन CSF। अब CSF क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जब हाइड्रोजन आयन जो है वो अगर कहना चाहिए प्रेजेंट है CSF में, अगर वो इंक्रीज कर जाएंगे तब जाके ये मेड्यूलरी या फिर सेंट्रल रिसेप्टर्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा रीजन रहता है कि अगर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करने लगे ब्रेन के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तब भी ये मेडुलरी या फिर सेंट्रल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये तो इसके 2 केसेस हो गए, CSF में हाइड्रोजन आयन का बढ़ना या फिर ब्रेन के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाइड्रोजन आयन का बढ़ना, इनको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद पल्मोनरी और मायोकार्डियल में एक्टिवेटेड व्हेन पर्सन हैज टेकीकार्डिया। पल्मोनरी और मायोकार्डियल रिसेप्टर्स तब एक्टिवेट होंगे जब किसी इंसान के अंदर टेकीकार्डिया होने लगे। अब क्वेश्चन उठता है कि टेकीकार्डिया क्या होता है, तो अगर किसी इंसान की जो नॉर्मल हार्ट बीट होनी चाहिए उससे बढ़ने लगे, एक होती है नॉर्मल हार्ट बीट, तो अगर हार्ट बीट उससे भी ज्यादा बढ़ने लगेगी तो उसको कहते हैं टेकीकार्डिया। सो फॉर डिक्रीजिंग हार्ट बीट, क्योंकि अब हार्ट बीट बढ़ गई इंसान की तो कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब इस हार्ट बीट को डिक्रीज करना भी जरूरी रहेगा। सो फॉर डिक्रीजिंग हार्ट बीट 2 तरह के इंजेक्शन जो भी इंसान रहता है उसको दिए जाते हैं। जस्ट फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक इंजेक्शन रहता है वेराट्रिडिन का और दूसरा रहता है निकोटिन का। ये 2 इंजेक्शन अगर आपने किसी इंसान को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है टेकीकार्डिया की तो वो उसकी ठीक हो जाएगी। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूछा जाता है। और दिस इंजेक्शन इज इंजेक्टेड इन पल्मोनरी और मायोकार्डियल कोरोनरी ब्लड वेसल। ये भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा गया है कि ये जो इंजेक्शन है कहाँ पर लगाए जाते हैं, पल्मोनरी या फिर जो मायोकार्डियल या फिर कोरोनरी ब्लड वेसल होती है वहां पर लगाए जाते हैं। ये जो 2 दवाएं होती है इनके इंजेक्शन। तो ये 3 हमारे पास रिसेप्टर्स का केस था। कब एक्टिवेट होते हैं ये सारी चीजें हमने देखी। तो ये वाले तो जब एक्टिवेट होगी जब इंसान को टेकीकार्डिया होने लगेगा, इंक्रीज्ड हार्ट बीट होने लगेगी। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था यहाँ पर कि उस हार्ट बीट को सही कैसे किया जाए। अब यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम और रहता है जो कि मेन फंक्शनल कंपोनेंट्स जो रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए जरूरी होते हैं उनको यहाँ पर शो कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे कॉर्टेक्स दिखाया गया है। कॉर्टेक्स जो है वो सिग्नल कहाँ तक सेंड कर रहा है, यहाँ से कीमोसेंसिटिव सेल्स की तरफ जाते हुए दिखाया गया है इस बॉक्स तक। उसके अलावा यहाँ पर भी एक अंदर बॉक्स है न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एप्नोस्टिक सेंटर का।
तो एपनियोस्टिक पॉन्स, ये पूरा पॉन्स होता है वैसे तो, ये पूरा एरिया पॉन्स का है, ये वाला पूरा बॉक्स मेड्यूला का है। पॉन्स, मेड्यूला, ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स तो सीधा मेड्यूला से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन पॉन्स और मेड्यूला आपस में कनेक्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पॉन्स के दो पार्ट्स, न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एपन्यूस्टिक सेंटर से न्यूमोटेक्सिक सेंटर की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं, इस तरफ भी आते हुए दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये इस तरफ ये डायग्राम पूरा अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये इसको सिग्नल सेंड करते हैं नेगेटिव की तरफ, और इधर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिग्नल सेंड करते हैं मेडुला की तरफ। उसके बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर सकता है कॉर्टेक्स भी। यहाँ से कहना चाहिए पॉन्स वाला जो एरिया वो से पॉजिटिव भेजेगा इधर। फिर सारे माइनस प्लस दिखाए गए वैसे तो। कीमोसेंसिटिव सेल्स है, यहाँ पर डीआरजी वीआरजी दोनों रहते हैं मेड्यूला के अंदर। डीआरजी वीआरजी को पॉजिटिव भेज रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों किस तरफ जा रहे हैं, मेड्यूलरी स्पाइनल कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं। उसके बाद नीचे की तरफ रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर प्रोप्रियो रिसेप्टर से जो दोनों को कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन्स में ये डायफ्राम है, उस तरफ जा रहा है। एक्सेसरी मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स सभी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन्स। और ये तीनों फिर किस में जा रहे हैं, थोरैक्स की तरफ जा रहे हैं। प्लस का मतलब यहाँ पर एक्साइटेटरी से शो किया गया है, और माइनस का मतलब इनहिबिटरी है। एक्साइटेटरी यानी एक्साइट करेगा उसको काम करने के लिए, और इनहिबिटरी यानी रोकने वाला। तो ये माइनस प्लस आप हर जगह देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्रोप्रियो रिसेप्टर जो है एफरेंट वाले शो किए गए हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर भी प्लस शो किए गए हैं, और बेसो रिसेप्टर्स भी इसकी तरफ प्लस की तरह शो किए गए हैं। तो ये कॉमन फ्लो चार्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका रिविजन ही है एक तरह से। प्राइमरी सेंट्रल नर्वस कंट्रोल, कंट्रोल मीडिएटेड बाय सेंसरी रिसेप्टर्स, ये इसमें आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये उसी डीआरजी वीआरजी के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। सेकंड सेंसरी रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम था, इसके अंदर समय से कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि नेसल पैसेजेस में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में लोकेटेड रहते हैं, और कब स्टिमुलेट होते हैं, केमिकल या फिर मैकेनिकल स्टिमुलाई मिलने पर स्टिमुलेट होते हैं। ये इंटरप्ट भी करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न को, और इसके बदले स्नीजिंग, कफिंग, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। फिर लंग्स जो रहते हैं उसके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं विच आर इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व्स। वेगस नर्व्स रहती हैं वहां पर, और 3 तरह के रहते हैं यहाँ पर रिसेप्टर्स लंग्स के अंदर। कौन कौन से, स्लो एडेप्टिंग पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, रैपिडली एडेप्टिंग इरिटेंट रिसेप्टर्स, और टाइप जे रिसेप्टर्स। उसके बाद जो नेम्स हमने 3 रिसेप्टर्स के देखे उसकी थोड़ी यहाँ डिटेल्स हैं यहाँ पर मेंशन। उसके अलावा यहाँ पर प्रोप्रियो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स है, और इस तरह से